Hello champions, welcome back to my YouTube channel, rather yours YouTube channel, Reaction Time with LK। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा उसी का एक एक्सटेंशन है और ये 11th क्लास का चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो अब हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि वाइटल फोर्स पहले ये माना जाता था, ट्राइवियल कॉन्सेप्ट है कि वाइटल फोर्स नेसेसरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए। तो वाइटल फोर्स का क्या मतलब है? वाइटल फोर्स का मतलब ये है कि लाइफ क्रिएटर फोर्स। तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिज्म जो है लाइफ लिविंग होते हैं, तो वहाँ जो अंदर कंपाउंड्स उनके बनते हैं वे तभी बन पाते हैं जब कि वहाँ पर क्या होता है, वाइटल फोर्स यानी लाइफ होती है, वहाँ लाइफ रिलेटेड फोर्स या लाइफ क्रिएटर फोर्स। अब क्या क्वेश्चन ये है कि ये कंपलसरी है क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी सिंथेसिस होगा जब वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनेगा, या बॉडी के अंदर जब सिंथेसिस होगा तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा? ये एक क्वेश्चन है। तो वाइटल फोर्स ये पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो वाइटल फोर्स की उनको ज़रूरत होती है। लेकिन बाद में एक 1928 में 1828 में एक साइंटिस्ट थे वोलर। तो वोलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भाई देखो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, और ये जो अमोनियम साइनेट है उसको हम लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जिसमें ये कन्वर्ट हुआ? वो है यूरिया। तो ये हो गया अमोनियम साइनेट और ये है यूरिया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, while this is an inorganic compound। तो ये तो एक तरह से सरप्राइज हो गया, ये तो आश्चर्य हो गया कि अभी तक हम मानते थे कि नहीं साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर यानी लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने कहाँ पे सिंथेसाइज कर दिया इसको? लेबोरेटरी में। और उसके बाद तो साइंटिस्ट को मौका मिल गया, और जब कोई एक पाथ बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, उस पर चलना काफ़ी आसान हो जाता है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट निकल के आए और उन्होंने डिफरेंट कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करने शुरू कर दिए। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट था कि वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए, ये डिस्कार्ड हो गया। क्या हो गया? डिस्कार्डेड। बट चूँकि पहले से ये ट्रेंड में चला आ रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स का नाम अभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है, मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये ट्रू नहीं है कि ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। अभी हमने देखा कि लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किए जा चुके हैं बहुत सारे कंपाउंड्स, राइट। अब हम लोग बात आगे बढ़ते हैं और करते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स इतने ज़्यादा कैसे बन जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे हैं? देखो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है। आप जो फैब्रिक पहन रहे हो, तो जो आप फैब्रिक पहन रहे हो वो भी क्या है? नथिंग बट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं? इनयूमरस है, मतलब इनफाइनाइट।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा क्यों है कि इनफाइनाइट इनका नंबर हो जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा भारी ह्यूज नंबर में ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक है कि भाई देखो, एक तो कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन की कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन खुद के ही एटम से कोवालेंट बॉन्ड से अटैच होकर एक लंबी चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन। ठीक है, तो ये हो गई उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की। सेल्फ बॉन्डिंग ऑफ कार्बन बाय कोवालेंट बॉन्ड्स, तो ये तो हो गया कैटेनेशन। तो अब आप देखो कि ये 4 कार्बन की चेन है यहाँ पर, 1 2 3 4, एक और लगा दो 5 की बन जाएगी, फिर एक और लगा दो तो 6 की, तो 2 कार्बन का भी कंपाउंड बन गया, एक 3 कार्बन का बना, 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर उसमें ब्रांचिंग भी बहुत सारी हो जाती है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मतलब असिस्ट करती है इस कार्बन को इतने सारे कंपाउंड बनाने के लिए। और अगली जो है वो है टेट्रावैलेंसी, tetravalency of carbon. You know that carbon has 4 electrons in their outermost, in its outermost shell. So valency is 4. That means combining capacity is 4. It can combine with 4 other monovalent एटम्स लाइक हाइड्रोजन, जिसकी एक ही वैलेंसी हो, उससे ये 4 एटम से जुड़ सकता है। अब हाइड्रोजन की जगह हमने क्लोरीन ले लिया तो ये एक अलग डिफरेंट कंपाउंड हो गया। अब क्लोरीन की यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हमने ब्रोमीन ले लिया तो ये एक अलग कंपाउंड हो गया। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन से बहुत सारे यहाँ पर कंपाउंड पॉसिबल हैं। और ये जो चेन है उसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है ड्यू टू दिस टेट्रावैलेंसी, लाइक दिस कार्बन इफ वी want to create a branch here, we can do it by joining another carbon atoms down this carbon and above this carbon. So this is also a possibility that newer compounds can be formed by this branching. तो कैटेनेशन हो गया और एक तो होगी टेट्रावैलेंसी। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। ठीक है, अब देखो टॉपिक एक है शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये आपके टॉपिक है कि शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हालांकि एनसीईआरटी में ये टॉपिक का नाम जरूर है लेकिन शेप के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। तो जितना किया गया है उतना हम देख लेते हैं और कुछ और भी पॉइंट्स आपके लिए काम के रहेंगे इसमें। देखो बात यह है कि कार्बन जो है वो डिफरेंट शेप के मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे अगर हम कहें कि मीथेन, तो मीथेन है CH4। अब CH4 जो है ये है टेट्राहेड्रल। सॉरी, टेट्राहेड्रल बिकॉज hybridization of carbon in this methane is sp3. Sorry.
hybridization is sp3. When hybridization is sp3, the shape will be tetrahedral. Then if we take another example like ethene, this is methane, this is ethene, yeah, we can say ethylene. Okay, ethylene is common name, ethene is IUPAC name. देर अब हम देखें कि इसमें दो बॉन्ड है, एक तो है सिग्मा और एक है पाई। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो डिसाइड करता है, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसी हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड है सारे। जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल 4 ऑर्बिटल होने चाहिए। तो एक तो हो गया S और 3 हो गए P, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए। तो दैट्स वाई हियर hybridization is sp3. Now consider this case. If we see to this carbon atom, एक तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं, तो वी कैन ओपन दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, right? We just rub it, hide it. Okay, so these 2 hydrogen atom which was earlier here, we have shifted these hydrogen atom like this, so we can easily visualize the things. तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो अब देखो कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक ही है, एक ही है, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो 3 ऑर्बिटल भी इस यहाँ इन्वॉल्व होंगे। एक तो हो गया S और P के 2 हो गए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को, बॉन्ड अगर हमें पता हो तो हम पता कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड हम काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद हम देख लेंगे कि कितने हैं। राइट, तो अब देखो, तो कार्बन में अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका इथाइन, इसको इथाइन बोलते हैं। एसिटिलीन कॉमन नेम है इसका, दिस वन इज इथाइन। एसिटाइलिन कॉमन नेम है, इथाइन इज IUPAC नेम। और यहाँ पर देखो, अगर हम देखें ध्यान से, इफ वी कंसीडर दिस कार्बन एटम, वी कैन सी हियर, देखो मल्टीपल बॉन्ड जब होते हैं ना, तो एक बॉन्ड यानी बीच वाला अगर ले लें हम, तो वो तो सिग्मा बॉन्ड, और ओनली वन बॉन्ड शुड बी सिग्मा बॉन्ड, एक ही होगा, और बाकी क्या होंगे? पाई बॉन्ड। जैसे पिछले वाले केस में हमने इथाइलिन था ना, ईथीन था, तो एक सिग्मा हो गया, एक वहाँ पाई हो गया। एक ही सिग्मा होगा, पाई एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो इस तरीके से चलेगा। तो अब यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो एक ही सिग्मा हो सकता है, तो बीच वाला हमने सिग्मा कंसीडर कर लिया। एंड above and below this sigma bond are pi bonds, right? तो एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा ही हो गया। अकेला होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 होंगे तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, 3 होंगे तो एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, मीन्स सिग्मा तो एक ही रहेगा, राइट। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक ही हो गया, तो 2 ऑर्बिटल हो गए। तो 2 ऑर्बिटल जब हो गए, 2 ऑर्बिटल, तो और 2 ऑर्बिटल अगर हो गए, तो S और P ऑर्बिटल यहाँ पर आ गए, तो sp, ठीक है, तो sp हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp। अब टेट्राहेड्रल जो बनी थी शेप मीथेन के केस में, तो अब
इथाइलिन और या हम कहें इथीन के केस में वो बनेगी ट्राइगोनल। कैसे बनेगी वो देखो, देखो भाई कार्बन है ये, इसमें एक तो ये ऑर्बिटल हो गया, 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं ना हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखो 1 2 3, ये तो हो गया हाइड्रोजन, ये भी हो गया हाइड्रोजन, और ये इस वाले कार्बन का है, क्योंकि 2 कार्बन है ना अटैच, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये कार्बन जिसका हम हाइब्रिडाइजेशन अभी पता किया था कि sp2 है, इथाइलिन या इथीन के केस में 3 सिग्मा बॉन्ड थे, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ना वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं, जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो वर्टिकल प्लेन में होते हैं, यानी पी ऑर्बिटल। ये जो एक बचा ना पी ऑर्बिटल, वो ये रह जाता है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें केवल सिंगल लोब हम दिखाते हैं, एक ही लोब, बड़ा सा एक लोब बन जाता है, एक छोटा होता है वो कंसीडर यहाँ पे नहीं करते क्योंकि वो शेप में दिक्कत करेगा। दैट्स वाई ओनली वन लोब इज फॉर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ओके, तो 3 ऑर्बिटल है तो 3 लोब हो गए। लेकिन ये जो पी ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके दोनों लोब हमें दिखाने पड़ेंगे बिकॉज इट इज नॉट हाइब्रिडाइज्ड। सो देयर इज नो केस दैट ओनली वन लोब इज शुड बी देयर, ये इसके दोनों लोब होंगे। अब ये दोनों लोब क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, इनके पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये तो हो गया पाई। अब ये मत समझना कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग अलग है, ये पूरे एक ही बॉन्ड है जो कि पी ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से बना है। इस टाइप से बना लो तो आपको इजी रहेगा। ये एक ही बॉन्ड है पूरा, ठीक है। तो एक ये हो गया सिग्मा वाला और एक ये हो गया जो कि पी ऑर्बिटल से बना, तो पाई हो गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्राइगोनल शेप हो गई। कैसे ट्राइगोनल हो गई, देखो इस कार्बन को हम देखें तो हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल हैं उन्होंने इस तरीके की शेप बनाई है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा पूरा मॉलिक्यूल बन गया। देखो ट्राइगोनल यहाँ पे लगे हुए, एक ट्राइगोनल यहाँ पे लगा हुआ, तो ट्राइगोनल हो गई शेप। इस तरीके से हम शेप को निकालते हैं। ये सेपरेटली हम ये डिस्कस करेंगे जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। तो उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हम कैसे शेप को पता कर सकते हैं। अभी राइट नाउ वी कैन नो लिटिल बिट अबाउट दीज शेप्स, ठीक है। अब इस तरीके से शेप को डिसाइड करते हैं और अगला जो टॉपिक इसी में आ जाता है वो ये है कि देखो sp3 अगर है, ये है sp2 और ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें ये बताओ कि s करेक्टर इसमें किस में ज़्यादा है। s करेक्टर मतलब s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन किस में ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हैं। तो अब देखो कि 4 में से एक s है और 3 बाकी क्या है, p है। तो अगर हम देखें कि 4 में से एक ही अगर s है तो यहाँ s का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4। यहाँ 3 में से एक है तो क्या हो गया, 1/3। और यहाँ 2 में से एक है यानी 1/2, राइट। कहने का मतलब ये है कि 4 अगर हैं पार्ट, तो एक पार्ट को 4 पार्ट अगर हैं किसी
जैसे सपोज करो कि ये हमारा है वाटरमेलन और ये हो गए इसमें 4 पार्ट, यानी 4 ऑर्बिटल हो गए। ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया पी और ये हो गया पी। तो अगर हम कहें कि ये वाला पार्ट कितना है इस पूरे का, तो कितना हो गया 1/4। इसी तरीके से 1/3 और 1/2। तो 1/4 अगर है तो ये कितना परसेंट हो गया 25%। ये कितना हो गया 33% और ये कितना हो गया 50%। अब इसका मतलब एस, जो एस का कंट्रीब्यूशन यानी एस करेक्टर, इसको बोलते हैं एस करेक्टर। तो एस करेक्टर यहाँ 25% है, sp2 में 33 और सबसे ज़्यादा है 50% इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन। तो होता क्या है कि एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। तो अब अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है तो उसके बीच में जो बॉन्ड बना है वो एक श्रिंक कर जाएगा। मतलब होगा क्या कि ये कार्बन क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो दोनों जब खींच रहे हैं तो क्या होगा कि ये कार्बन दोनों क्लोज आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड है वो शॉर्टेस्ट बनेगा। बॉन्ड कैसा बनेगा, शॉर्टेस्ट, मतलब छोटा हो जाएगा। तो अब ये सबसे छोटा किस में होगा, सबसे स्मॉल किस में होगा, वो होगा जहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि एस कैरेक्टर किसको बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और फाइनली क्या हो रहा है कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेशन जरूर लिख लेना, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ जब डिक्रीज हो जाएगी तो फिर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से ये रिलेशन है। तो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड होगा, यानी बॉन्ड लेंथ भी उसकी शॉर्ट होगी। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, राइट। अब देखो एक और छोटा सा इसी में अगला टॉपिक है कि पी ऑर्बिटल के पाई जो बॉन्ड होता है वो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो अब आगे देख लेते हैं पाई बॉन्ड। अभी हमने डिस्कस किया था कि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जब जुड़े हो तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो देखो सिग्मा तो हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है और जो अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल रह जाता है वो वर्टिकल प्लेन में होता है। अभी वर्टिकल प्लेन क्या क्या मतलब है, देखो वर्टिकल प्लेन का मतलब ये देखो ये बुक है और ये बुक के ये जो प्लेन है यानी ये इस पेपर का जो प्लेन है इसमें तो कार्बन और कार्बन सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पर एक कार्बन है यहाँ एक कार्बन है, दोनों के बीच में ये बना। लेकिन वर्टिकल प्लेन क्या है, देखो ये वर्टिकल प्लेन यानी जो ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है वो ऊपर भी उसका लोब है एक नीचे है। जैसे ये है देखो आधा लोब तो ऊपर हो गया और आधा लोब क्या हो गया नीचे। यहाँ भी आधा लोब ऊपर आधा लोब नीचे, मतलब कार्बन दो है ना, एक यहाँ पर मान लो एक यहाँ पर। तो दोनों जब यहाँ पर ऐसे रहेंगे तो
जो इसके लोब्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर और नीचे। अब दोनों ये लोब हैं आपस में पार्शियल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो दिस इज द पाई बॉन्ड। अब ये देखना कि चूंकि पार्शियल इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि टच नहीं कर पाते, पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करते, जस्ट इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, अब आप देखोगे कि सर ये टच कैसे कर पाएंगे जबकि वो इतनी दूर है। एक्चुअली यहाँ कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो चारों तरफ काफ़ी दूर तक रहती है। तो लोग भले ही हमने यहाँ दिखा दिया है, बट इट डजेंट मीन दैट इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड विद इन दिस बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर ये कन्फाइंड नहीं होता, बल्कि ये क्लाउड की तरह, मतलब चारों तरफ ये जा सकता है सर, ये चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पर भी एक क्लाउड है, तो ये क्लाउड ओवरलैप हो रहा है। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो ओवरलैप हो रहा है। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे हो सकता है? भाई इसमें तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो होता क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें एक इसमें। अरे भाई देखो, बात ये है कि वो हर मोमेंट में अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो जब हम ड्रॉ करेंगे फिगर बहुत सारे टाइम के बाद, तो हर जगह वो जाएगा, तो इसलिए एक क्लाउड के रूप में आ जाता है। तो ये जो अब देखो ये सही पिक्चर बनी, तो ये ओवरलैपिंग जो हो रही है क्लाउड की, इसको बोलते हैं पी ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है साइड वाइज। यानी अब ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग तो नहीं है, टच ही कर रहे हैं मुश्किल। तो दैट्स वाई दिस बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। वीकर बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो दैट ये ससेप्टिबल इसीलिए ज़्यादा होता है। मतलब देखो, जब भी कोई रिएजेंट अटैक करेगा तो इस पाई बॉन्ड पे करेगा कि भैया तू ही कमज़ोर है। आप जानते हैं कि कमज़ोर को ही व्यक्ति ज़्यादा अटैक करता है। जैसे आपको अब इसी पे हम एंगर मैनेजमेंट पे अगर 10 सेकंड में कहूँ, तो आप जानते हो कि देखो आपको गुस्सा, अब मैं पूछूं कि आपको गुस्सा आता है या आप गुस्सा जानबूझ के करते हो, तो आप कहोगे नहीं साहब हमें तो गुस्सा आता है। लेकिन अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि नहीं, हम गुस्सा करते हैं। जैसे अगर आपकी मम्मी आपके लिए खाना अच्छा ना बना पाए तो आप रूठ जाते हो, गुस्सा करते हो, मैं नहीं खाऊंगा, बेकार है, ये है वो है। और वहीं पे कोई बहुत शानदार रेस्टोरेंट हो और आप जाएं और आपको खाना अच्छा नहीं लगे, तो क्या आप गुस्सा करोगे? नहीं करते हो वहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो कि बेइज्जती हो जाएगी या हमें इंसल्ट भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बाउंसर भी खड़े हुए हैं यहाँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, चुपचाप वहाँ से खाना खा के निकल लेते हो। तो वहाँ पर तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन मम्मी के ऊपर आपको गुस्सा आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप गुस्सा करते हो, आता नहीं है। तो इसलिए आज के बाद आप गुस्सा करना बंद कर देंगे, ये बात सोचते हुए। ठीक है, तो मैंने कहा कि वीक जो होता है उसी को आदमी ज़्यादा अटैक करता है। दैट्स वाई जो रिएजेंट्स होते हैं ना, वो स्पाई बॉन्ड पे ज़्यादा अटैक करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ ससेप्टेबल टू द रिएजेंट्स, और इसीलिए ये बॉन्ड टूट जाता है। और जो टूट जाने के बाद फिर कोई भी रिएजेंट कार्बन से अटैच हो सकता है। तो इतना ही यहाँ पर है, डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब हम अगले लेक्चर में इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पाई बॉन्ड पता कर सकते हैं और सिग्मा बॉन्ड पता कर सकते हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन की कल सॉल्यूशन होगा, और एक्सरसाइज में से भी इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहें, और बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ केमिस्ट्री के। और केमिस्ट्री बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यहाँ समझ में आएगी, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और जितनी भी बात मैंने बताई एक बार फिर से आप वीडियो देखेंगे तो ऑल विल क्लियर, राइट। तो और इस चैनल पे वापस
आने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।